Rahim. In this video, we'll be quickly revising principle of estimating creatine, urea and uric acid estimation. ठीक है, मतलब किस तरीके से estimate करते हैं. So principle of जो क्रेटिनिन एस्टिमेशन है दैट इज़ जाफीज टेस्ट. इसमें आपने क्या करना होता है कि क्रेटिन को आपने रिएक्ट करना होता है विद पिक्रिक एसिड और सोडियम पिक्रेट. तो एक रेड कलर का कॉम्प्लेक्स आता है. जितना ज़्यादा हम क्रेटिनिन ऐड करते जाएंगे उतना ज़्यादा उस कॉम्प्लेक्स का कलर रेड होता जाएगा. ठीक है, इसका मतलब ये है कि इस तरीके से हम लोग क्रेटिन की कॉन्सेंट्रेशन हासिल कर सकते हैं. अच्छा, दी सीरम रेफरेंस वैल्यूज़ ऑफ क्रेटिन कॉन्सेंट्रेशन इन मेल्स आर 0.7 to 1.4 और फीमेल्स में 0.6 to 1.1. दैट इज़ बिकॉज मेल्स में मसल मास इंक्रीज होता है और चूँकि क्रेटिन इज़ एन इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूट ऑफ आर मसल्स. ठीक है, स्टोरेज ऑफ एनर्जी. ठीक है, यूरिन लेवल्स का याद करने का एक सादा तरीका ये कि आप कहते हैं कि इट इज़ लेस देन 1 grams पर डे. वैसे तो इन्होंने लिखा है कि 500 से 2000 ठीक है मिलीग्राम पर डे. ठीक है, अगर नहीं याद होता बजाय कि आप सीरम के साथ उसको मिक्स करें आप कहते हैं लेस देन 1 ग्राम पर डे. ठीक है, क्रेटिनिन कोफिशिएंट एक चीज़ होती है जिसका मतलब ये होता है कि कितने मिलीग्राम्स है क्रेटिनिन की कॉन्सेंट्रेशन पर किलोग्राम्स ऑफ वेट इन 24 आवर्स. ठीक है जी. अच्छा, क्रेटिन की कॉन्सेंट्रेशन यूरिन में इंक्रीज़ होती जाती है इन केसेस ऑफ यूरिन फेलियर. यूरिन फेलियर कह रही हूँ, किडनी फेलियर. ठीक है, मायस्थीनिया ग्रेविस एंड मसल वेस्टिंग डिजीज़. अब मायस्थीनिया ग्रेविस की क्या रीज़न है, दिस इज़ समथिंग दैट आई डोंट नो. लेकिन किडनी में नेचुरली क्रेटिन कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज़ हो जाएगी जब आपका किडनी प्रॉपर्ली काम नहीं करेगा. ठीक है, उसका किडनी फेलियर इज़ रिलेटेड टू इट. जबकि मसल वेस्टिंग में आपके बहुत ज़्यादा प्रोटीन लॉस हो रहा है यूरिन. ठीक है, सीरम क्रेटिनिन कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज़ हो सकती है बिकॉज ऑफ प्री रीनल, रीनल एंड पोस्ट रीनल प्रॉब्लम्स. प्री रीनल प्रॉब्लम क्या हो सकता है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, ब्लड फ्लो कम टू द किडनी, डैमेज टू द ग्लोमेरुला रीनल कॉज. ठीक है, एंड कैलकुला दैट इज ब्लॉकिंग द यूरेटर्स विल लीड टू इंक्रीज लेवल्स ऑफ क्रेटिनिन इन द ब्लड. ठीक है, और इन द सीरम. ठीक है, यहाँ तक हो गया हमारे पास क्रेटिनिन की एस्टिमेशन. अब यूरिया की एस्टिमेशन के लिए हमारे पास मेथड का कोई नाम नहीं है. इन्होंने बताया कि यूरिया को आपने इंजाइमेटिकली हाइड्रोलाइज करना है. ठीक है, इनटू अमोनिया. ठीक है, इंजाइमेटिकली हाइड्रोलाइज करना है इनटू अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड. अच्छा, अब ये जो आपके पास अमोनिया बना है इसको आपने रिएक्ट करना है विद सेलिसाइक्लेट. ठीक है जी, या फिर इसको आप रिएक्ट कर सकते हो विद सोडियम हाइपोक्लोराइड. ठीक है, इन दो चीज़ों के साथ आप रिएक्ट कर सकते हो. सेलिसाइक्लेट के साथ रिएक्ट कर सकते हो या फिर सोडियम हाइपोक्लोराइड के साथ रिएक्ट करते हो. एंड दैट इज़ इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट नाइट्रोप्रोसाइड. ठीक है, अब इसको ना आपने जल्दी जल्दी पेपर में लिखना है कि यूरिया को आपने कन्वर्ट किया इनटू अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड. इस कार्बन डाइऑक्साइड को आपने रिएक्ट किया विद सेलिसाइक्लेट. ठीक है, या फिर सोडियम हाइपोक्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ द एंजाइम और द कैटलिस्ट. ठीक है, दैट इज़ नाइट्रोप्रोसाइड. इससे आपके पास क्या कंपाउंड बना, दैट इज़ इंडोफिनोल बन गया. ठीक है, और इस इंडोफिनोल का कलर जो है ठीक है वो क्या होता है, दैट इज़ ग्रीन कलर. ठीक है, अब जितना ज़्यादा आपके सोल्यूशन में यूरिया होगा ना उतना will be the intensity of the green color in the sample. ठीक है, ठीक है. तो यूरिया को आपने किस में कन्वर्ट किया, अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड. अमोनिया को रिएक्ट किया विद सेलिसाइक्लेट. ठीक है, एंड सोडियम हाइपोक्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट नाइट्रोप्रोसाइड. ग्रीन कलर आया ऑफ इंडोफिनोल एंड द ग्रीन कलर इज़ प्रोपोर्शनल टू द लेवल. ठीक है, अब यूरिया के लेवल्स को हम लोगों ने मेजर करना है इन द सीरम एंड इन द यूरिन. ठीक है, अब ये दोनों लेवल्स इंपॉर्टेंट है. ठीक है, सीरम में लेवल्स जो होते हैं दे गो फ्रॉम 10 to 45. ठीक है, मिलीग्राम्स पर डेसीलीटर, क्योंकि इसमें मेल फीमेल वैल्यूज़ डिफरेंट नहीं है. जबकि यूरिन में हमारे पास क्या है 20 to 35 ग्राम्स पर 24 आवर्स. ठीक है, 24 आवर्स में ठीक है 20 to 35. ठीक है, 10 to 45 ठीक है सीरम में आता है और यूरिन में हमारे पास आ जाएगा 20 to 35 ग्राम पर 24 आवर्स. अब बेसिकली यूरिया के जो लेवल्स हैं ठीक है वो उनके रेज होने की क्या रीजंस हो सकती हैं. ठीक है, रेज्ड यूरिया लेवल्स. ठीक है, और ख़ास तौर पे कहाँ पे रेज्ड यूरिया लेवल्स, दैट इज़ इन द सीरम. ठीक है, तो इसकी क्या कॉज हो सकती है कि यहाँ तो यूरिया प्रोड्यूस ही बहुत ज़्यादा हो रहा है. ठीक है, ठीक है, प्रोड्यूस ज़्यादा क्यों हो सकता है कि भाई आप खाना बहुत ज़्यादा प्रोटीन डाइट ले रहे हैं या प्रोटीन का ब्रेक डाउन हो रहा है. ठीक है, ठीक है, ये हो सकता है. या फिर हमारे पास क्या आ रहा है कि उसकी जो एलिमिनेशन है ठीक है वो आपके ब्लड से रिड्यूस्ड है. ठीक है, सो रिड्यूस्ड एलिमिनेशन एंड इंक्रीज प्रोडक्शन. एलिमिनेशन क्यों रिड्यूस हो सकती है, ठीक है, या तो आपके पास
किडनी का कोई प्रॉब्लम है, यूरिनरी आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन है, ब्लैडर का रप्चर है, ठीक है, डिक्रीज ब्लड फ्लो है टू द किडनी। इसके अलावा हमारे पास रेज्ड यूरिया लेवल्स की एक और कॉज हो सकती है पाइलोनेफ्राइटिस, ठीक है, कोई इन्फेक्शन हुआ हुआ है, ठीक है। और उन्होंने कहा है कि डिहाइड्रेशन में भी हमारे पास यूरिया लेवल्स इंक्रीज़ हो जाते हैं, ठीक है। तो प्रोडक्शन ज़्यादा है क्योंकि आप प्रोटीन डाइट ज़्यादा ले रहे हैं, ठीक है, प्रोटीन का ब्रेकडाउन ज़्यादा हो रहा है। एलिमिनेशन कम क्यों है? क्योंकि आपके किडनी का कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। इसके अलावा पाइलोनेफ्राइटिस में ज़्यादा हो सकता है, डिहाइड्रेशन में भी ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। ये हो गया सीरम में लेवल्स रेस्ड होने के रीजंस, ठीक है। अच्छा, डिक्रीज़ क्यों हो सकता है सीरम में, ठीक है, यानी कि आपके 10 से भी कम हो जाए, ठीक है। तो डिक्रीज़ हो सकता है इफ़ देर इज़ ओवर हाइड्रेशन। जैसे वहाँ पे हमने डिहाइड्रेशन पढ़ा, तो इफ़ देर इज़ ओवर हाइड्रेशन तो इतना इसका मतलब ये है कि ओवर हाइड्रेशन में डिक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह अगर आप पेरिटोनियल डायलिसिस कर रहे हो, ठीक है, तो उसमें वो आप पेरिटोनियल फ्लूइड एक्सटर्नली देते हो, तो पेरिटोनियल डायलिसिस, ठीक है। तो हमने यूरिया में क्या क्या पढ़ा कि उसमें हमने पढ़ लिया कि इंडोफिनोल कंपाउंड प्रोड्यूस हो रहा है 10 to 45, 20 to 35, ठीक है। ये आपको इसको 10 कर दो और 45 को 35 कर दो। रेस कब होगा? जब आपके पास प्रोडक्शन ज़्यादा, एलिमिनेशन कम है, पाइलोनेफ्राइटिस या डिहाइड्रेशन। इसके बिल्कुल ऑपोजिट डिहाइड्रेशन, ओवर हाइड्रेशन। अगर ओवर हाइड्रेशन तभी हो सकती है देयर इज़ पेरिटोनियल डायलिसिस। और उन्होंने एक और रीज़न दी हुई, दैट इज़ एक्यूट लिवर फेलियर, एक्यूट लिवर फेलियर, ठीक है। तो लिवर का कोई प्रॉब्लम है, वो यूरिया प्रोड्यूस नहीं कर रहा, बिकॉज लिवर इज़ एक्चुअली द साइट ऑफ यूरिया प्रोडक्शन। जबकि रेस में क्या होगा कि या तो आपका लिवर बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा है या फिर किडनी उसको प्रॉपर्ली एक्सक्रीट नहीं कर पा रहा, ठीक है। अच्छा, लेट्स स्टडी अबाउट द एस्टिमेशन ऑफ यूरिक एसिड। इसमें आपने क्या करना है कि यूरिक एसिड को आपने यूरिक एसिड की मदद से एलेंटोइन में कन्वर्ट करना है और हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ठीक है। ये यूरिक एसिड किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एलेंटोइन, ठीक है जी। और साथ ही हमारे पास बन जाएगा हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, ठीक है। ये किस एंजाइम की मदद से होगा? दैट विल बी विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम यूरिकेस, ठीक है। अच्छा, अब इसमें उन्होंने क्या कहा है कि इस एलेंटोइन को आपने और हाइड्रोजन पर ऑक्साइड को आपने रिएक्ट करना है विद पर ऑक्सीडेज, ठीक है। इसके अलावा आपने उसको रिएक्ट करना है विद 4 अमाइनोफिनाजोन एंड 2,4 डाइक्लोरोफिनोल सल्फोनेट, ठीक है। ये पता नहीं क्या है। इसको आप बस ये कह लो कि एलेंटोइन और हाइड्रोजन पेरोक्साइड को हम और कंपाउंड्स के साथ रिएक्ट करेंगे, जिसकी वजह से हमारे पास क्यूनोमीन कंपाउंड बनेगा। क्या बनेगा? क्यूनोमीन, ठीक है। अब ये जो क्यूनोमीन कंपाउंड है दैट इज़ बेसिकली रेड इन कलर। पीछे हमने ग्रीन कलर पढ़ा था और उससे पहले हम लोगों ने एक रेड कलर पढ़ा था, ठीक है, जब हमने क्रेटिनिन की एस्टिमेशन की थी। तो यहाँ पर हमारे पास एक क्यूनोमीन कंपाउंड बनेगा और इस क्यूनोमीन की जो इंटेंसिटी है दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू द यूरिक एसिड कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, इन द सैंपल, एंड दैट इज़ ऑल्सो अप्रूव्ड बाय बीयर्स लॉ, ठीक है ना। तो क्या है कि यूरिक एसिड की मदद से आपने यूरिक एसिड को कन्वर्ट करना इनटू एलेंटोइन एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड, एंड दैट ऑन रिएक्टिंग विद मल्टीपल कंपाउंड्स व्हिच इंक्लूड्स पेरोक्सिडेज, ठीक है, अमाइनोफिनाजोन, ठीक है, एंड डाइक्लोरोसल्फोनेट, ठीक है। नाम भी याद करें तो कोई नहीं। क्यूनोमीन आपके पास बनेगा विच इज़ हैविंग अ रेड कलर, एंड दैट रेड कलर विल बी प्रोपोर्शनल टू द यूरिक एसिड कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। मेल्स में वैल्यूज़ होती हैं 3.1 to 7, ठीक है, मिलीग्राम पर डेसीलीटर, जबकि फीमेल्स में वैल्यूज़ हैं 2.5 to 5.6 मिलीग्राम्स पर डेसीलीटर, ठीक है। अब अगर आपके पास यूरिक एसिड लेवल्स जो हैं वो इंक्रीज हो जाएं, देखो 3 से 7 एंड 2.5 से 5.6, देखो वहाँ पे 10 to 45 था, यूरिन में हम लोगों ने देखा 20 to 35, ठीक है। वहाँ पे हमने क्या किया 0.6 to 1.1 और यहाँ पे 0.7 to 1.3 या 1.4, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या बता दिया कि दैट इज़ 3 to 7, ठीक है, और 3 का हाफ करो दैट इज़ 2 मतलब हाफ नहीं, उसको 0.5 कम करो 2, इसका ये हो गया 2.5 और 7 से कोई 2.5 कम, ठीक है, यानी कि 1.5 कम दैट इज़ 5.6, ठीक है। अच्छा जी, ये हो गया। अब उन्होंने कहा कि बेसिकली सीरम यूरिक एसिड जो है वो आपके पास इंक्रीज़ हो जाता है इन हाइपर यूरिसीमिया, और हाइपर यूरिसीमिया जो है दैट इज़ इंडिकेटिव ऑफ गाउट, ठीक है, मतलब हाइपर यूरिसीमिया से ही आगे गाउट हो जाता है। यहाँ पे उन्होंने यही बोला कि इन विच लेवल्स आर कैरेक्टरिस्टिकली एलिवेटेड, गाउट इज़ अ लीडिंग एग्जांपल ऑफ हाइपर यूरिसीमिया, जिसमें मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल्स आपके जॉइंट्स में इंक्रीज़ हो जाते हैं, जिसकी वजह से एक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स होता है टू द क्रिस्टल्स, जिसकी वजह से एक्यूट और क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस होता है। तो अब आपके पास आपको सवाल आएगा कि गाउट क्यों होता है, व्हाट आर द कॉजेज़ ऑफ गाउट। गाउट की रीज़न ये हो सकती है कि आपकी बॉडी के अंदर यूरिक एसिड प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो रही है। अब यूरिक एसिड प्रोडक्शन क्यों ज़्यादा हो रही है, इसकी रीज़न ये हो सकती है कि आपको कोई माइलोप्रोलिफरेटिव डिजीज़ है, या फिर आप प्यूरिन
प्रोटीन्स बहुत ज़्यादा डाइट में ले रहे हैं, या प्यूरिन मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुका है, ठीक है। सो इंक्रीज यूरिक एसिड बिकॉज ऑफ अ माइलोप्रोलिफरेटिव डिजीज़ और इंक्रीज इनटेक ऑफ प्यूरिन्स इन द डाइट, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि यूरिक एसिड की एक्सक्रीशन कम है, बिल्कुल जैसे हमने उसमें पढ़ा था जब हमने इसकी बात की थी, तो हमने कहा प्रोडक्शन ज़्यादा या एलिमिनेशन कम है, ठीक है। तो बिल्कुल यही यहाँ पे आप कह रहे हैं कि यूरिक एसिड की एक्सक्रीशन कम है। यूरिक एसिड की एक्सक्रीशन जब भी कम हो तो वो हमें जहन में आ जाता है भाई रीनल इनसफिशेंसी है, ठीक है। और मिक्स्ड कॉज क्या हो सकता है कि आपके पास अगर आप अल्कोहल बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, ठीक है, अल्कोहल इनटेक इन द डाइट, ठीक है, या फिर स्टारवेशन है। तो स्टारवेशन में क्या होता है कि आपके पास प्रोटीन्स में भी प्रोवाइडेड बाय प्यूरिन्स, ठीक है, तो स्टारवेशन की वजह से, ठीक है। तो इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ यूरिक एसिड बिकॉज ऑफ माइलोप्रोलिफरेटिव डिजीज, एक्सक्रीशन, रीनल इनसफिशिएंसी, अल्कोहल एंड स्टारवेशन। अच्छा, व्हाट इज़ हाइपोयूरिसीमिया, ठीक है, कभी किसी ने ये वर्ड सुना है हाइपोयूरिसीमिया, यानी कि यूरिक एसिड के लेवल्स आपके पास फीमेल्स में 2.5 से भी कम और मेल्स में 3.1 से भी कम, ठीक है। तो दैट इज़ लेस कॉमन एंड दैट में अकर ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ जेंथीन ऑक्सीडेज एंजाइम। तो एक एंजाइम होता है दैट इज़ जेंथीन ऑक्सीडेज, ठीक है। और ये एंजाइम जो है वो डेफिशिएंट हो सकता है, ठीक है, जेंथीन ऑक्सीडेज डेफिशिएंसी में अकर ड्यू टू अ जेनेटिक डिफेक्ट और ड्यू टू स्वेयर लिवर डैमेज, ठीक है। लिवर डैमेज की वजह से लिवर की एंजाइम प्रोड्यूस ना कर सके या कोई जेनेटिक डिफेक्ट हो सकता है। इन स्वेयर जेंथीन ऑक्सीडेज डेफिशिएंसी क्या होता है, जेंथीन यूरिया हो सकता है। बेसिकली हमने क्या करना होता है कि हाइपोजेंथीन को जेंथीन में कन्वर्ट करना होता है, फिर जेंथीन को कन्वर्ट करना होता है इंटू यूरिक एसिड। अब ये एंजाइम भी डेफिशिएंट होगा तो फिर आपके पास जेंथीन जो है वो बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेट होगा एंड दैट विल इंक्रीज इन द यूरिन, ठीक है। अच्छा, उन्होंने नेक्स्ट आपसे पूछा है कि व्हाट इज़ एक्चुअली द सिग्निफिकेंस ऑफ यूरिक एसिड टेस्ट, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि सिग्निफिकेंस ये है कि आप यूरिक एसिड लेवल्स को एस्टिमेट करते हो, ठीक है, सो दैट यू कैन डायग्नोज गाउट, ठीक है, ठीक है, या फिर यू कैन असेस यूरिक एसिड लेवल्स इन द यूरिन फॉर किडनी स्टोन फॉर्मेशन। एंड द यूरिन टेस्ट जो है, ठीक है, दैट इज़ यूज्ड मोस्ट ऑफन टू मॉनिटर पेशेंट्स ऑलरेडी डायग्नोज्ड विद किडनी स्टोन्स, बट इट कैन बी यूज्ड टू डिटेक्ट डिसऑर्डर्स दैट अफेक्ट द बॉडीज प्रोडक्शन ऑफ यूरिक एसिड एंड टू हेल्प मेजर द लेवल ऑफ किडनी फंक्शनिंग, ठीक है। यानी कि इससे हम इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि हम लोग किडनी फंक्शनिंग को एस्टिमेट कर सकते हैं।